का जो मोशन है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो उसके सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो उसी कंटिन्यूएशन में मोशन में वो रहेगा, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होगा उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन में। अगर उस पर सिर्फ इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा हो तो, या एक्सटर्नल फोर्स के सम जो है अगर वो जीरो हो जाए, सारे एक्सटर्नल फोर्स का सम अगर जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उस पे कोई भी उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी यही था कि अगर कोई सिस्टम पे बाहर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो वो अगर सिस्टम रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। इसी चीज को हम लोगों ने अभी यहां देखा कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसमें जो मोशन है वो ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम के वजह से है, वरना अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका सेंटर ऑफ मास का कोई मोशन नहीं है। इसको हम समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल भी हम अभी लेंगे आपको, और इस एग्जाम्पल से भी इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का क्या मीनिंग है, क्यों इतना इस पे जो है कि जोर दिया जा रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स ऐसा है क्या कि जिसके वजह से सेंटर ऑफ मास के सारे मोशन का डिसीजन जो है ये हमारा जो है एक्सटर्नल फोर्स हमारा डिसाइड करता है। तो देखिए इसमें जैसे कि हमने ये रिलेशन निकाला कि जब दोनों से दो मासेस थे आपके, और एक का मास m था और दूसरे का 2m था, तो इसका हमने सेंटर ऑफ मास देखा कि कहाँ होगा, तो ये 2d/3 पे होगा। और जब इसको छोड़ देंगे यहां से चलने के लिए, तो जब ये दोनों यहां से मोशन में होगा 2m और ये m मोशन में होगा, तो जिस जगह ये कोलाइड करेगा जाके वो वही जगह होगा जहां इसका सेंटर ऑफ मास है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया है, और जब तक सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तब तक उसका सेंटर ऑफ मास का मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हमने देखा। अब एक ये देखिए, एक जैसे कि कल हमने पहले वाले लेक्चर में बात किया था कि जब एक स्पिनिंग बॉल था हमारा फेंके थे, तो उसमें बताए थे कि उस बॉल का एक पॉइंट अंदर वाला जो जहां सेंटर है उसका, वो जब मोशन में आया था तो वो कैसा मोशन था, वो पैराबोलिक पाथ पे जाता था, जो कि जस्ट लाइक ए प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ करता होता है, ऐसे था वो। लेकिन इसका हर पॉइंट, इसका हर पार्टिकल जो है इस प्रोजेक्टाइल वाले पाथ पे नहीं गया, उसका पाथ डिफरेंट होगा। जब आप खुद अगर एक बॉल को उछाल के देखेंगे, घुमा के देखेंगे, तो देखेंगे कि इसका हर पार्टिकल जो है किसी अलग पाथ को फॉलो करता है, बट एक पार्टिकल इसमें है जो ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, और वही पॉइंट उसका क्या कहलाया था, सेंटर ऑफ मास, जो कि इसका सेंटर भी है, सेंटर ऑफ मास कहलाया था, सीएम सेंटर ऑफ मास कहलाया था। तो इसका जो मोशन है, इसके मोशन को अगर आपको एनालिसिस करना हो तो हमने एनालिसिस पहले किया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन में, आप देख सकते हैं उसके जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने बात किया था कि एक्स vx इंटू टी हो जाता था। क्यों होता था? क्योंकि एक्स एक्सिस में अगर हम बात करें कितना ये डिस्टेंस चला ये वाला, तो सिर्फ हम एक्स की बात करते थे, उस समय वाई भूल जाते हैं। और एक्स एक्सिस में जो इसका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट है। इधर एक्सेलरेशन नहीं होता है एक्स एक्सिस में, तो ये वेलोसिटी हो जाता था। और वाई एक्सिस में जब हम बात करते थे, तो वाई में जब आप बात करेंगे तो वेलोसिटी इन वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखे थे, ये वाला रिलेशन। जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इसलिए हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस में हर समय जी जो है इस पे ऐसे नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो एक्सेलरेशन इसमें होता है। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होता था, इस पे हमने बहुत डिटेल प्रोजेक्टाइल मोशन में बात किया हुआ है। अब यहां से अगर टी का वैल्यू निकाल के इसमें आप पुट कर देंगे तो इसका आपको पाथ का पता चल जाएगा। यहां से अगर हम टी निकाल लें, टी विल बी इक्वल टू एक्स बाई वी एक्स। वी एक्स इज द वेलोसिटी along the x axis and vy is the velocity along the
वाई एक्सिस, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारी बात हुई थी। अब इस टी का वैल्यू अगर यहां डाल दे तो देन वाई विल बी इक्वल टू वी वाई इंटू टाइम इज एक्स बाई वी एक्स माइनस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर बाई वी एक्स का स्क्वायर हो गया। तो ये जो है y है और ये x है, इसमें ये सारा ये जो इक्वेशन होता है ये x के टर्म में और y के टर्म में जो ये इक्वेशन आया, दिस इज ये एक्स स्क्वायर है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यानी कि ये जो पाथ जो चलेगा वो पैराबोलिक पाथ चलता है, ये इक्वेशन है पैराबोला का, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दैट इज वाई वी कॉल द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज और पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक पाथ। ये पाथ जो है पैराबोलिक, ये मैथमेटिक्स में है, पढ़ते हैं, पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, बहुत तरह के इक्वेशंस आते हैं उसमें, खैर हमको उस पर नहीं जाना है, लेकिन ये इक्वेशन पैराबोलिक पैराबोला का होता है। दैट इज वाई दिस पाथ इज पैराबोला। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए इसमें, ये मान लीजिए ये एक स्पिनिंग बॉल है, ये भी एक एग्जांपल उसी का है। ये मान लीजिए कि ये आपका एक बॉल है, ये इसको हमने स्पिन किया, ये फेंका इस बॉल को ऐसे, ये बॉल यहां से ऐसे जा रहा है, देखिए ये पाथ जो है इसका गया यहाँ। जब ये यहां पहुंचा, अब हुआ क्या, ये बॉल जो है खुद ब खुद क्या किया, ब्लास्ट कर गया, ये टूट गया, फट गया। प्रोजेक्टाइल पे मैंने इसको फेंका यहाँ पे, मान लीजिए ए से ये चला, जब बी पे पहुंचा तो यहाँ पे बॉल क्या हो गया, टूट गया दो टुकड़ों में। एक टुकड़ा इसका इधर आ गया, ये जो है इसका मान लीजिए डी है एक टुकड़ा, और इसका जो है ये एक टुकड़ा ई है, मान लीजिए ये आ गया दो टुकड़े में। ये टुकड़ा ये बड़ा है, ये छोटा है। अब टूटा जब ये, तो वो हमको पता नहीं किस शेप एंड साइज में टूटेगा, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है कि दोनों का बराबर हो जाए, हो सकता है दो के जगह 50 टुकड़े में टूट जाए, ये दो हो जाए के जगह नहीं, बल्कि 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, इससे कोई मैटर नहीं करता, कितना भी पार्ट में टूट सकता है। तो ये जो आप पाथ देख रहे हैं यहां से, ये जो पाथ जा रहा है ये किसका पाथ है, इसका, इस बॉल के ये सेंटर का पाथ ऐसे जा रहा है। बाकी हर पॉइंट इस पे एक अलग पाथ पे जा रहा होगा, जब स्पिन करते हुए ऐसे ऐसे जा रहा है तो, लेकिन ये वाला पाथ एक फिक्स पाथ जाता है, यहां गया, यहां से टूटने के बाद क्या हुआ कि एक पार्ट इधर चला गया जिसको हमने डी से दिखाया है, यहां आके गिरा ये ग्राउंड पे, दूसरा वाला पार्ट यहां से आके ग्राउंड पे, यहां पे मान लिया ये G1 है, ये G2 जो है, दो पॉइंट है ग्राउंड G1 एंड G2 पे जाकर के ये कोलाइड किया जमीन पे। अब देखिए इसका ये फिर छोटा सा, ये भी क्या है, बॉल के शेप का है, तो इसका सेंटर जो होगा यहाँ पे होगा, और इसका सेंटर क्या है, इस पाथ पे चलेगा ऐसे। ये दूसरा छोटा वाला है, इसका सेंटर कहाँ चलेगा, इस पाथ पे चलेगा ऐसे, ये इस पाथ पे चलना शुरू किया। लेकिन ये वाला जो पाथ आप देख रहे हैं, ये पहले वाला ये जो पाथ है, ये पाथ अभी भी वही है, ये पाथ ये जैसे चल रहा है ऐसे, ये अभी भी वही है। इंडिविजुअल का पाथ अलग हो गया, इसका पाथ अलग हो गया, इसका अलग हो गया, लेकिन इसका पाथ जो था, ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, दिस पाथ, ये वाला पाथ पहले भी इसी पे था ये, और अभी भी इसी पे है। तो इसी पाथ को हम लोग कहेंगे कि ये मोशन है इसके सेंटर ऑफ मास का, जो कॉलिजन से पहले जो पाथ पे था, कॉलिजन के बाद भी उसी पाथ पे रहेगा। क्यों रहेगा उस पाथ पे, जरा सोच के बताओ, व्हाई इट विल बी ऑन द सेम पाथ, बताइए तो क्या आएगा, क्यों ये उसी पाथ पे रहेगा। यानी कि ये जैसे चल रहा था यहाँ पे, चला खुद ही फटा है, इसको बाहर से किसी ने हथौड़े से मार के नहीं तोड़ा है इसको, ये खुद टूट गया है। यानी कि इंटरनल फोर्स की वजह से जब ये ब्रेक होगा, तो अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम। यानी जैसा मोशन ये ऐसे जा रहा था ऐसे, तो ये ऐसे ही जाएगा, इसी पाथ पे जाएगा। लेकिन अगर बाहर से आप हथौड़ा मार के इसको फोड़ते या गन से मार के फोड़ते इसको ना, तो फिर ये पाथ नहीं होके कोई और पाथ हो जाता। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, तो इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है।
ये इतनी ही सी बात है आपको सेंटर ऑफ मास के लिए। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के शेप का ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही यूज होगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई, और सब जो कुछ भी हम करेंगे वो हो जाएगा। अब एक और हम आपको एक छोटा सा एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, थोड़ा आप मुझे बना के दिखाइए। ये मान लीजिए एक आपका ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज करिए ये यहाँ है और ये थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। सपोज करिए कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके तीनों वर्टिसेस पे जो है मैंने इक्वल मास m रख दिया है। m भी हो सकता है, 2m भी हो सकता, मान लीजिए एक जगह हमने चेंज कर दिया, 2m कर दिया, कोई बात नहीं, ये मास रख दिया इस पर। अब आपको ये मैंने एक्सिस भी दे दिया कि ये आपका इधर वाला एक्सिस है, ये y है, एंड इधर वाला एक्सिस जो है आपका x है, ये y है एंड ये x है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मान लिया हमने साइड जो है a ले दिया, इसका भी a है, इसका भी a है और इसका भी a ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। अब आपको इसमें ये पूछा जा रहा है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताइए, वेयर विल बी सेंटर ऑफ मास, वेयर विल बी सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, तीनों रखा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकाल के बताना है। तो आप खुद ट्राई करिए। हम थोड़ा सा आपको हिंट ये दे देते हैं कि इसका यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल सारे 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60 ही होगा और एंगल ये भी 60 ही होगा, है ना, इक्विलेटरल है। तो ये वाला लेंथ आपको निकालना पड़ेगा यहां से यहां तक। अगर ए है और ये अगर बी है तो आपको ए बी का लेंथ निकालना पड़ेगा, और ए बी का लेंथ निकालना कोई मुश्किल नहीं है, सीधे इस ट्रायंगल में अगर आप लगा देंगे साइन 60 डिग्री, मान लो ए बी सी है ये, तो इसमें आप अगर साइन 60 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई, ये हो गया पी हो गया, एच हो जाएगा इसके लिए ए सी, पी बाई एच, ए बी इज ए बी एंड एच इज ए, तो साइन 60 इज √3/2 इंटू हो गया ए इक्वल टू हो गया ए बी। अब ये जब निकाल लिए आप, अब हमको आप बताइए कि सेंटर ऑफ मास इसका एक्स सी एम और वाई सी एम क्या होगा, दोनों आप लोग सब निकाल के बताइए मुझे। हमने आपको ये बताया है कि एक ही तो फॉर्मूला है, देखो इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं। ये हम लोग लिखते हैं ना एक्स सी एम यानी m1, इसमें 3 है ना, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3, 3 मास है इसमें, तो m3 तक लिखेंगे, और m1 प्लस m2 प्लस m3, यही तो करना है। अब देखो इसमें m1 के जगह मान लो ये पहला वाला हम मान लेते हैं, m1 हमारा ये है, ये मान लो कि हम इसको मान लेते हैं m2 है, ये मान लो हमारा m3 है ना। तो m1 कितना है 2m, और ये कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो इसका एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस तो हुआ नहीं इसका, मतलब एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, 0 हो गया, तो एम इसको 0 कर दिया, प्लस m2 हमने माना है इसको, ये ए पे जो रखा हुआ है। अब इसका जो है यहाँ पे देखो ओरिजिन से एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस में तो यही डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ बी हो जाएगा, और ओ बी कितना हो जाएगा a/2, ये ठीक इसके बीच में यहाँ गुजर रहा है ना, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ओ बी जो हो जाएगा a/2 हो गया, प्लस m3 भी m है, और इनटू इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में, a है, और डिवाइडेड बाई सारे मास को ऐड कर दो, 2m प्लस m प्लस m, तो ये हो जाएगा 4m। तो ये अब आप देखो ये हो जाएगा m, तो यहां से यह सब कैंसिल हो जाएगा, तो a/2 प्लस a डिवाइडेड बाई क्या बच जाएगा
4 बच जाएगा, यहाँ पे नीचे में 4 बच जाएगा ना, m से m कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, a/2 प्लस a, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3a/8 हो गया, 2 नीचे आ जाएगा, 3a/8 हो गया, यानी कि एक्स एक्सिस में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, 3a/8 हो गया। अब इसी तरह से मुझे y वाला आप निकाल के बताओ, y में वाला कितना आता है, YCM निकालो। मान लो ये पार्ट, ये ऐसा है अगर आपके पास, ये वाला देखिए यही ना कह रहा है, ये वाला जो है a है, तो इसका एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस हो गया एक्स एक्सिस के लिए, जो कि है a/2। तो पहले कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं एक्स वाला, फिर y का लिखेंगे तो y का यही वाला लेंथ हो जाएगा ना, ये b है तो ab हो जाएगा, जो कि हम लोग निकाले हैं, ab इज √3/2a, ab इज √3/2a हो गया। तो इसका x कोऑर्डिनेट ये हो गया, y कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब यहां आ जाओ, इसके लिए c के लिए इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट a हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 हो जाएगा इसका, तो x एक्सिस पे है ये। फिर जब यहां आओगे 2m के लिए, तो इसका x भी 0 है, y भी 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये इसका x भी 0 एंड y भी 0, क्योंकि ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब इस चीज को यूज करके YCM लिखो, YCM विल बी पहले वाले का, इसका देखो 2m के लिए, तो 2m इंटू हो गया 0, ये तो ओरिजिन पे है, y में तो इसका 0 कुछ डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। फिर जब यहां आओगे इसका इसका देखो a का y कोऑर्डिनेट कितना है, a का √3/2a है, तो ये हो गया प्लस m इंटू √3/2 इंटू हो गया a। फिर आ जाओगे इसके लिए, ये c वाले के लिए, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है, देखो y में तो इसका कुछ डिस्टेंस है नहीं, 0 है ये, तो इसका सिंपली लिख दोगे m इंटू 0 और डिवाइडेड बाई टोटल मास ऐड करना पड़ेगा, m m 2m 4m हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये m से m कट जाएगा, √3/8a हो जाएगा, √3/8 इंटू a हो गया। इसका क्या मीनिंग हुआ √3/8a का, देखो इसका मतलब है कि ये तीनों मास जो है, इसका एक पॉइंट है जहां पे हम सपोज कर सकते हैं कि ये m और 2m कितना मास हुआ, 4m हुआ, वो सारा का सारा मास एक जगह कंसंट्रेटेड है, और वो डिस्टेंस कितना है, 3x में उसका वैल्यू है, ये मैंने लिख दिया, मान लो कलर कोई और लेगा, ये मैंने मान लो मैंने ये ले लिया, ये हो गया 3a/8, और y में कितना आ गया, ये अभी निकाले हैं, y वाला है आपका √3/8a, y में हो गया √3/8a हो गया। यानी ये वो पॉइंट है, अगर इसको हम यहां से यहां मिला दें ऐसे, तो ये जितना मास इसका ये सब है, मान लेंगे कि ये सारा का सारा मास आपको यहीं पे बैठा हुआ है, ये उसका जो कोऑर्डिनेट है 3a/8 एंड √3/8a है। ये मीनिंग होता है इसका कि ये तीनों मास नहीं लग करके, अब हमको इसके तीनों के मोशन की बात ही नहीं करनी है, अब सिर्फ हमको इसकी बात करनी है, यहाँ पे जो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, m और 4m हो जाएगा, वो कहां पे होना चाहिए, तो 3a/8 एंड √3/8a होना चाहिए। तो जब कंफ्यूजन हो तो आप क्या करना कि x y दोनों कोऑर्डिनेट लिख देना हर पॉइंट का, इसमें हर मास का दोनों कोऑर्डिनेट लिख देना, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका और y कोऑर्डिनेट कितना है, उसी तरह से इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। इस तरह से जब आप सबका लिख देंगे, तब ये लिखना जो है और भी आसान हो जाएगा। रुको देखते हैं एक आध क्वेश्चन और भी कोई इस तरीके का हो तो हम आपको बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं इस पे, देखिए ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी आए। जैसे एक क्वेश्चन और है, ये देखिए, ये मान लीजिए ये मैंने एक साइड ऐसे खींच दिया, एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे ले लिया, ओके, और इसके जो है
इस पे जो है एक मास है जो कि है 1.5 kg का, और यहां मास है आपका एक है 1 kg का, और यहां जो एक मास है वो आपको दे रखा है 0.5 kg का, और ये डिस्टेंस आपका है 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, और तो नेचुरली ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब इसमें ये पूछ रहा है थ्री कॉर्नर्स, तीन मासेस हैं जिसका 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसके साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब इसके सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास जो है लोकेट करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम एक डायग्राम आपको बनाते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मास हम लिखेंगे m। एक मास है आपका 0.5 kg का, दूसरा मास कितना है आपका 1 kg का, इसको ध्यान से समझिए, और तीसरा मास है 1.5 kg का, ऐसा है। इस मास का यहाँ पे हम लिखते हैं दो कोऑर्डिनेट x एंड y। 0 पॉइंट, ये मान लीजिए ओरिजिन है यहाँ पे, तो 0.5 kg के लिए x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0 हो गया, यहाँ x और y 0 हो गया। 1 kg का x वैल्यू बताओ कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर 1 kg। ये 1 kg जो है इसका x में कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये x ओरिजिन से ये 4 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे है, और y में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। देखो y में तो कुछ है ही नहीं, नहीं x एक्सिस पे रखा हुआ है, तो y में डिस्टेंस इसका 0 हो गया। उसके बाद 1.5 kg का बताओ x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, जल्दी बोलो। 1.5 kg का x में डिस्टेंस, ये आपका y एक्सिस है इधर वाला, 0, हाँ 0 हो गया, और y डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3। 3 हो गया। अब आप लिख सकते हैं ना कि नहीं, एक्स cm और y cm दोनों निकाल के बताइए जल्दी से। एक्स cm इक्वल टू m1 इंटू XCM 4/3। एक्स cm हो गया आपका, एक सेकेंड देखते हैं, 4/3, गुड, ठीक है 4/3 हो जाएगा। और y cm भी निकालिए, निकल जाएगा। आप एक्स cm 3/4। कितना 3/4। XCM 4/3 आया। 3/4। y cm कितना 3/4। 3/4 नहीं, ठीक से देखिए ओमेमा तुम्हारा कितना आया, XCM 4/3 आया। एक्स cm तो ठीक है, y cm फाइंड कर रहे हो। हाँ करो। 4.5/4। हाँ 4 पॉइंट नहीं, 4.5/4 नहीं होगा, 3 होगा ना। ये टोटल मास ऐड करोगे ना तो ये 0.5 kg, ये 2 kg हो गया, और 1 kg, ये 3 kg, 3 kg तो 0.5 into 4.5/3। हाँ 4.5/3 हो गया। समझ में आया। तो ऐसा कोऑर्डिनेट बना लेना पहले, अगर कंफ्यूजन रहे ना तो इस तरह से आप सब मास का एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू ऐसे बना लीजिए, इस तरह से, समझ गए। इस तरह से जब आप बना लेंगे तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई तीनों मास को ऐड कर देना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। और तीनों को देखिए आपको पता ही है, ये तीनों मास ऐड करेंगे 1 kg, और इसको ऐड करेंगे 1.5 और इसको 0.5, तो ये सब मिला करके कितना हो रहा है 3 kg हो जाएगा। और m1 का देखो यही देखेंगे, ये मान लो ये हमारा m1 है, 0.5 को अगर हम मान लिया कि m1 है, तो ये ध्यान रखेंगे कि हर बार यही m1 रहेगा। ये m1 है, इसको मैंने मान लिया m2, इसको मैंने मान लिया m3, तो m1 जो है 0.5, इसका x में वैल्यू हो गया 0, प्लस m2, इसका x में वैल्यू हो गया m2 इज 1 kg, तो इसको 1 इंटू ये कर दीजिए कितना 4 हो गया, प्लस m3 इज 1.5, और इसका भी x में वैल्यू 0 है, और डिवाइडेड बाई आपने कर देना है 3, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 4/3 जो आपने बताया बिल्कुल करेक्ट बताया।
तो ये इतना हो गया, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। और YCM जब निकालेंगे तो इसको भी क्या कर देंगे, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी कि 3 kg हो जाएगा ये। अब इस सारे वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 4 M1 इज 0.5 और Y1 इज, इसके लिए Y जो होगा ये 0 है ये, प्लस M2 है 1 और इसके लिए Y भी क्या है, M2 के लिए Y क्या है 0 है, प्लस M3 है 1.5 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई हो गया 3, यानी 4.5 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। तो अब इस पूरे सिस्टम का जो बात होगी ना, अब पूरे सिस्टम का बात करेंगे तो इसका XCM का वैल्यू जो आपको निकल के आया है 1.3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये मान लीजिए लगभग यहाँ पे ये आएगा ये 1.3 सेंटीमीटर, और Y का वैल्यू जो है ये कितना है 1.5, थोड़ा और इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ नहीं, थोड़ा ये और ऊपर आ जाएगा ये। अब इसका सेंटर ऑफ मास जो है हम कह सकते हैं 1.5 मतलब बीच में इसके, तो ये लगभग यहीं पे आएगा 1.3, 1.5 सेंटीमीटर। ये सेंटर ऑफ मास इसका यही, ये पॉइंट निकल के आएगा जो ओरिजिन से एक्स एक्सिस में 1.3 और वाई एक्सिस में जो है ये 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। इसी तरह से हम किसी का भी सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है, वो डिस्क्रीट बॉडी है तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे हम कुछ और बात करेंगे। अब आपको थोड़ा मोमेंटम पे भी बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास